हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम क्लास 7 के एनसीईआरटी कवर कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको पता है हमारे अतीत टू इसके 4 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 5 की बारी है और चैप्टर 5 जो है ये हम कवर करने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का जो ओल्ड एडिशन 2022-23 वाला है। इसमें चैप्टर 5 जो दिया है वो शासक और इमारतें हैं और चैप्टर 6 है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। ये दोनों चैप्टर ही हटा दिए गए हैं जो 2024-25 वाला एडिशन है एनसीईआरटी का, लेकिन हम इसे कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल एग्जाम्स में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और ये आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर्स हैं। अच्छा, हम देखते ये हैं कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम ये पाते हैं कि कई बार जो एनसीईआरटी का ओल्ड एडिशन है कई बार उनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इस वजह से ही हम इसे कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम इसे कैसे कवर करने वाले हैं, तो मैंने उसके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नोट्स हैं वो किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं उन सभी के लिए। जैसे कि मैं बात करूं तो जैसे सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैंने देखा है यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आए हुए हैं। आप मेरे चैनल के शॉर्ट में जा कर के देख सकते हैं, मैंने वहाँ प्रूफ भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रूफ वाले वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं दिखाऊँ कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं डायरेक्टली, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैंने एसएससी में भी देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये मेरे नोट्स हैं वो हेल्पफुल है। आप समझेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है एनसीईआरटी को लेकर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5। अच्छा, एक और बात, हम हर वीडियो में जो लास्ट में सीटेट में क्वेश्चन पुटअप होते थे इन चैप्टर से उनको भी डिस्कस करते थे, मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है क्योंकि इसका और क्लास 6 का मैं साथ में लेकर के डिस्कस कर दूंगी। आगे देखिए, शासक और इमारतें चैप्टर 5 जो कि है, सबसे पहले इसमें बताया गया है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में ये बताया गया है कि जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिला इमारत है जिसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो आपको पता होगा, गुलाम वंश के संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इन्हीं की स्थापना से होती है। ठीक है, और 1199 ईस्वी में इन्होंने निर्माण कार्य शुरू तो करवाया लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था क्योंकि इसने जो ऊपर की और मंजिलें हैं 2, 3, 4 इनको बनवाया। लेकिन ऐसा है कि देखिए, एक इमारत जब बन जाती है तो उसके बाद कई बार आंधी तूफान भूकंप वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ मतलब मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये मरम्मत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने भी करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। लेकिन इसमें से फिरोज शाह तुगलक का नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो क्षतिग्रस्त हुई इमारत है उसकी मरम्मत भी करवाई और साथ में 5वीं मंजिल जो हम देखते हैं कुतुब मीनार की वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ये पहला छज्जा है, ये पहले छज्जे के नीचे आपको क्या देखिए, पहले तो यहाँ पर कई सारी ज्यामितीय रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, दूसरी बात, यहाँ छोटे छोटे मेहराब वगैरह भी दिए हुए हैं और इसमें ये बताया गया है कि इसकी जो बाहरी सतह ये घुमावदार और काफ़ी कोड़ी है। देखिए, कोड़ी है और ये घुमावदार, ये दिख रहा होगा आपको। और ये जो पहला छज्जा है इसके नीचे आपको 2 अभिलेखों की पट्टियाँ भी ये दिख रही होंगी। तो ये जो आपको ये अभिलेखों की पट्टियाँ दिख रही हैं, ये अभिलेख किस में है, तो अरबी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अरबी, तो ये बात ध्यान रखनी है। और कौन से छज्जे के नीचे, तो पहले छज्जे के नीचे। ठीक, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कुतुब मीनार के बारे में। और ये भी एक बात कही गई है कि क्योंकि इसकी सतह जो है वो घुमावदार व कोड़ी है तो ये अभिलेख लिखने में काफ़ी मतलब कुशल कारीगर की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक, आगे यहाँ पर आगरे के किले की बात कही जा रही है कि आगरे के किले के निर्माण में
कितनी श्रम शक्ति लगी थी, कितने लोग लगे थे। तो बताया जा रहा है जो पत्थर काटने वाले हैं उनकी संख्या भी कितनी थी, 2000 थी। सीमेंट व चूना बनाने वालों की संख्या भी 2000 और मजदूरों की संख्या कितनी थी, 8000। ये बातें बताई गई हैं। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने। किसने करवाया, अकबर ने। ये बातें ध्यान रखनी है। आगे 7वीं से 10वीं सदी के बीच में हम आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखते हैं, और वो परिवर्तन ये है कि अब जो है जो वास्तुकार होते हैं वो मतलब एक ही भवन में क्या कई सारे कमरे बनाने लग गए थे, कई सारे दरवाजे और खिड़कियां बनाने लग गए थे। ये परिवर्तन हम 7वीं से 10वीं सदी के बीच में देखते हैं। अब हम वास्तुकला की 2 शैलियों की बात करेंगे कि उस समय भाई देखिए, जैसे आज कोई भवन बनता है तो उसमें कुछ माइंड लगता है ना इंजीनियर्स का कि किस तरीके से हमें इसे बनाना है ताकि ये लंबे समय तक टिक सके, है ना। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो उस तरीके से ही वास्तुकला की 2 शैलियाँ हम पाते हैं, एक है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और एक है चापाकार रूप। इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है, ट्रेबिएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर और आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, ये दोनों ध्यान रखने हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रचलित थी, और बाद में हम देखेंगे तो ये जो आर्कुएट पद्धति है ये प्रचलित हुई। ये ज़्यादा मतलब अच्छा फॉर्म आप देख पाएंगे। अब अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति क्या थी, तो इस पद्धति में क्या होता था, लिखा है 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक सहतीर रखकर इसमें दरवाजों व खिड़कियों वगैरह का निर्माण किया जाता था। मतलब इस तरीके से खंभे बना दिए 2, और फिर यहाँ पर हम मतलब इस तरीके से हम इस तरीके से सहतीर रखकर हम बनाते थे। मतलब ऐसे हमने एक मिनट, जैसे ऐसे आपने एक खंभा बनाया और इस पर इस तरीके से रख दिया। अगर इसमें और डिज़ाइनर फॉर्म रूप आपको देना है तो आप इस तरीके से देंगे। यहाँ पर ऐसे आपने खंभे बनाए, अब यहाँ पर इस तरीके से आपने सहतीर रखे, ठीक, क्षैतिज रूप से। फिर यहाँ पर ऐसे इधर रखा, ठीक, फिर यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से रखकर ये हमने ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन दे दी। तो ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम ये जो पद्धति इस तरीके से हम निर्माण करते हैं उसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण या ट्रेबिएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये कब से कब तक प्रचलन में रही है, तो 8वीं से 13वीं सदी के बीच प्रचलन में रही है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इसकी कमियां क्या क्या थी, तो देखिए कमी ये थी कि आप इस तरीके से अगर आप बना रहे हो, ठीक, तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि ये जो है इसका पूरा भार, पहली बात तो इन पर जा रहा है, और ये जो है ये आधे तो आपको हवा में लटके हुए दिखाई देंगे, और फिर पूरा इसका भार हम किसके ऊपर पाते हैं, इन खंभों पर चला जाता है। तो इससे ये इसकी कमज़ोर आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, कमज़ोर शैली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम चीज़ बनाएंगे हो सकता है वो ज़्यादा समय तक ना टिक पाए या ज़्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि ये पूरा भार खंभों पर डाल रही है। ठीक, अपना पूरा भार किस पर, अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो ये पूरा भार खंभों पर डाल रही है, जिस वजह से ये कम अच्छी पद्धति, कम अच्छी शैली मानी जाती है। आगे हम देखेंगे कि लगभग 12वीं सदी में 2 परिवर्तन हम पाते हैं। एक तो ये चापाकार रूप किस तरीके का था और किस तरीके मजबूत हम पाते हैं। तो इसमें क्या होता था कि ऐसे जो मेहराब अगर हमें बनाना है तो हम इस तरीके से पत्थर जोड़ते जाएंगे, ठीक है, गोलाकार उसको फॉर्म रूप देते जाएंगे, ऐसे चिपकाते जाएंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आप पाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ऐसे डॉट का निर्माण, मतलब डॉट या की स्टोन कहते थे, यहाँ पर एक पत्थर डालते थे, तो वो ना इस तरीके से, एक मिनट, जब ऐसे आप जोड़ रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्म में आपको ऊपर एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इस पत्थर को डालोगे यहाँ पर, तो ये ऊपर जाकर के ऐसे फंस जाएगा। और इसकी खासियत एक ये भी थी कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये आर्कुएट स्टाइल है, आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है। मतलब इस तरीके से हम जोड़ते चले गए और फिर हमने बीच में एक की स्टोन डाला हुआ है। और इससे क्या होता था कि ये जो पूरा मेहराब है, जो भी अधिरचना है,
इसको ये ना, इसका वेट ये होल्ड करके रखता था, ना कि ये किस पर, जो खंबे हैं उन पर ये अपना भार डालता था। तो ये इसकी खासियत थी। ये वास्तुकला का कौन सा चापाकार रूप कहलाता है। तो ये 12वीं सदी में पाते हैं कि हम ये चापाकार रूप, और इस समय तक क्या होता है कि चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग काफ़ी निर्माण कार्य में बढ़ गया था, और उच्च श्रेणी की सीमेंट, और इसमें क्या होता था, सीमेंट में कई छोटे छोटे पत्थर, जैसा कि आज भी हम देखते हैं गिट्टी वगैरह मिलाई जाती है जिससे वो उसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है, तो उसका भी यूज़ इस समय बढ़ गया था। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जो 12वीं सदी में 2 प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तन मैंने आपको बताया, वो बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब ये देखिए, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं सदी का उत्तरार्ध बताया गया है। ठीक है, अच्छा, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होते हैं। पूर्वार्ध का मतलब होता है कि जैसे 12वीं सदी की हम बात करें तो 1101 से लेकर के 1199 होगा। ठीक है, उत्तरार्ध का मतलब होता है कि 1150 के बाद में। ठीक है, और पूर्वार्ध मतलब 1150 से पहले। ठीक, 1101 से 1150 के बीच में, तो ये बात है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप खुद बताइए कि ये कौन सा फॉर्म है, तो आपको पता चलेगा ट्रेबिएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें देखिए इस तरीके से आपको क्षैतिज रूप से ऐसे सैतीर रख कर बनाए गए हैं। ठीक, जिससे कि आप देख रहे हो पूरा भार इस पर ही जा रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आई हैं, मैंने कोशिश करी है समझाने की। आगे हम लोग आते हैं, रानी जी की बावड़ी का यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा दिया हुआ था। ये कहाँ पर है रानी जी की बावड़ी, तो ये है बूंदी राजस्थान में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी राजस्थान में है। और जो वहाँ पर बूंदी राजस्थान में 50 बावड़ियाँ बनी हैं, उन बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बूंदी के राजा एक थे अनिरुद्ध सिंह, इनकी रानी जो थी नाथावत जी, इन्होंने करवाया था। और कब करवाया था, तो 1699 ईस्वी। ध्यान रखना है रानी जी की बावड़ी के बारे में सारी बातें। बूंदी राजस्थान में है, 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी यही है। निर्माण इसका जो बूंदी के राजा थे अनिरुद्ध सिंह, इनकी जो रानी थी नाथावत जी, इन्होंने 1699 ईस्वी में करवाया था। आगे हम लोग देखते हैं, 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, पिछला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट रह गया था, मैंने बताया था, क्योंकि मैं ओल्ड और न्यू दोनों एडिशन को मिला के करवा रही हूँ, तो न्यू एडिशन में तो नहीं था, लेकिन ओल्ड एडिशन में थोड़ा पॉइंट था जो रह गया था, उनको ज़रा यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया था। मतलब कई संस्कृत ग्रंथों को किसमें कन्वर्ट करवाया था अकबर ने, फारसी में उसका अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो। अब पूछा जा सकता है कि मकतब खाना क्या से क्या तात्पर्य है, तो मकतब खाना का मतलब अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। और किसका अनुवाद करवाया था इन्होंने फारसी में, तो महाभारत, रामायण, लीलावती आपको पता होगा कि ये मतलब एक गणित से रिलेटेड ग्रंथ है। और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। जो रज्मनामा की बात करी गई है, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसमें महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण की अब हम बात कर लेते हैं। 11वीं सदी का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ कई बार। तो कंदरिया महादेव मंदिर की बात करी जा रही है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण चंदेल वंश के जो राजा थे, राजा धंगदेव, किसने करवाया था, अच्छे से याद करिए। देखिए, कभी भी जब आप पढ़िए तो मन लगाकर उसी समय याद भी करिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी मैं नोट्स बना लूँगी इसके बैठ के तब याद करूँगी। देखिए, पेपर आप जब देंगे ना तो आपके माइंड में जितना है बस काम वही आएगा, तो इस वजह से याद करते चलिए। कंदरिया महादेव, राजा धंग, कंद धंग, थोड़ा इस तरीके से आप रिलेट करिए। और चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था 999 ईस्वी में, ठीक है।
अब इसके 3 मेन पार्ट बताए गए हैं। देखिए, ये मुख्य प्रवेश द्वार है, ये महामंडप आप देख रहे हैं, और ये क्या है, गर्भगृह। ठीक है, या ये बाहर से ऐसा देखने में है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपको मुख्य प्रवेश द्वार है, महामंडप, और ये गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर ही हम जानते हैं ये शिखर का निर्माण होता है। ये जो देखिए आपको ऊंचा सा दिख रहा है, शिखर का निर्माण होता है। जो महामंडप है वहाँ नृत्य वगैरह का आयोजन होता है, और गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है, और सारे धार्मिक अनुष्ठान यहीं पर होते हैं। ठीक, और गर्भगृह में जल्दी किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, राज परिवार के लोग जो पुरोहित वगैरह होते हैं वही जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। राजराजेश्वर मंदिर और चोल वंश के बारे में हम लोग डिस्कशन हालांकि कर चुके हैं चैप्टर, जब हम चोल वंश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन क्योंकि इसमें फिर से आया है तो मैं इसमें डिस्कस कर देती हूँ। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये किसने बनवाया था, बहुत इजी है, राजराज प्रथम जो कि चोल वंश से रिलेटेड है, उन्होंने बनवाया था। और तत्कालीन जो इसका शिखर था वो काफ़ी ऊंचा था। ठीक है, काफ़ी ऊंचा शिखर है, इसके बारे में काफ़ी हमने डिस्कशन भी किया था कि जो इसके शिखर है इसके शीर्ष पर 90 टन का जो पत्थर लगा हुआ है वो कोई उठा करके तो ले नहीं जा सकता था, तो एक चढ़ाईदार रास्ते का निर्माण किया गया था। ठीक है, और फिर उस रास्ते के सहारे पत्थरों को ऊपर ले जाया गया था और बाद में इस रास्ते को तोड़ा गया था। आज भी हम वहाँ पर अगर देखते हैं तो चारूपल्लम नाम का वहीं पर पास में एक गांव भी पड़ता है, जिसका अगर हम अर्थ देखें तो यही निकलता है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये बातें कही गई हैं। एक बात ये भी कही गई है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर का जो शिखर है वो मतलब उससे जो राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है वो 2 गुना ऊंचा है। तो ये बात बताई गई है ना, ये बात हो गई, ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दी। ठीक, अब यहाँ पर जो देवता है उनका क्या नाम है, तो राजराजेश्वरम देवता। अभी आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि राजराज प्रथम जो है ये तो राजा ही है और इन्हीं के जैसे देवता भी हैं राजराजेश्वर। तो एक्चुअली ये ना जो राजा होते थे वो अपने जैसे, मतलब जो देवता का नाम है वो भी अपने जैसा ही रख देते थे। मतलब इससे ये पता चलता है कि शायद राजा स्वयं को ईश्वर की तरह दिखाना चाहते थे। ठीक, और जो देखिए एक मुख्य देवता जो होंगे वो राजा के देवता होंगे राजराजेश्वर, और जो अन्य लघु देवता होंगे वो राजा के सहयोगियों व अधीनस्थों के देवता होंगे। मतलब आप देख रहे हो कि भगवान में भी बांट दिया, ये राजा के देवता जो है वो राजराजेश्वर, और बाकी अन्य देवता जो लघु देवता हैं वो उनके राजा के अधीनस्थों के देवता होंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे और बताई गई है, मुसलमान सुल्तानों के बारे में बात की गई है कि अब इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मुसलमान सुल्तान रहे हैं उन्होंने स्वयं को भगवान का अवतार तो नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, लेकिन अगर हम फारसी दरबारी इतिहासों को अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें जो सुल्तान है उनका वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में ज़रूर हुआ है। ठीक है, तो ये बातें बहुत अच्छे से देखनी है। आगे एक अभिलेख के बारे में बताया गया है कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए, अलाउद्दीन कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा व सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ये एक अभिलेख में लिखा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक फारसी शब्द आबाद की बात कही गई थी एनसीईआरटी में कि ये जो आबाद वर्ड है, आबाद, ये किससे निकला है, ये आब वर्ड से निकला है। किससे, आब से। अब इस आब का क्या अर्थ होता है, पानी। क्या अर्थ होता है, पानी। और आबाद वर्ड का यूज़ हम वैसे नॉर्मली कहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं जहाँ बसावट हो, आबादी कहते नहीं, आबादी, तो जहाँ बसावट हो वहाँ आबाद वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन आबाद के का एक और अर्थ भी है। क्या अर्थ है, खुशहाली। तभी आपने कई बार लोगों को कहा होगा कि खुश रहो, आबाद रहो, है ना, मतलब खुशहाली आए। और आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि
दोनों हैं। तो ये बातें थोड़ी सी कही गई, कई बार ना आपके सब जो छोटे छोटे पॉइंट दिए गए होते हैं, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे बन गया, तो वो ना एनसीईआरटी में मेंशन होते हैं, तो हमें उन्हें पढ़ना जरूर चाहिए। अब यहाँ पर हौज सुल्तानी की बात करी गई है या राजा का हौज की बात की गई है। तो एक्चुअली बात ये यहाँ पर उससे पहले बताई गई है कि जो सुल्तान होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, दो तरीके से इमारतों का निर्माण करते थे। एक तो अपने लिए, मतलब एक तरीके से हम कहें कि शाही घराने के लिए, जैसे कि किले वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए हो गया। लेकिन कुछ निर्माण जनता के लिए होते थे। अब जनता के लिए कैसे, ऐसे मंदिरों वगैरह का निर्माण हो गया, ठीक है, जलाशय वगैरह का निर्माण होता था। और जब ये लोग इनका निर्माण करते थे ना, तो इन्हें काफ़ी सराहना मिलती थी जनता से इनकी। तो वही बात बताई गई। ऐसे ही जो हौज सुल्तानी या राजा का हौज है, इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था। और कहाँ पर है ये, दिल्ली है, कुन्हा के निकट, और एक विशाल तालाब है ये, ठीक। और इसमें ही जो इल्तुतमिश है, इनको व्यापक सम्मान मिला था जब इन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। तो जब भी ये राजा लोग जनता से मतलब काफ़ी प्रशंसा पाने की चाह रखते थे, तो ये इन सब का निर्माण करवाते थे, इनकी काफ़ी प्रशंसा भी होती थी। तो शासक जो है वो जनता के लिए छोटे बड़े तालाब का निर्माण करवाते थे। अब ये जो मोस्टली देखा गया कि जो छोटे बड़े तालाब ये लोग बनवाते थे, ये जो धार्मिक जगह हैं, मंदिर वगैरह, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने लोग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा, ठीक, इन्हीं के पास में ही बनवाते थे। मतलब इन्हीं का जो हिस्सा होता था उसमें ही बल्कि बनवाते थे, ठीक है। तो ये बात कही गई है। कई बार स्टेटमेंट में ना क्वेश्चन बनता है, तब हमें लगता है कि ये सही है कि नहीं, तो इस वजह से मैंने सारे पॉइंट लिए हुए हैं। अच्छा, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, इसके बारे में बात कही गई है। हालांकि जब मैंने चोल वंश वाला जो चैप्टर है वो जब पढ़ाया था, तब मैंने इसको अच्छे से समझाया भी था। तो मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, तो मैंने बताया था कि एक राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, तो उसके एरिया में जो है, मान लीजिए कोई राजा पराजित हो गया, तो उसके एरिया में जितने भी मंदिर हैं, उनसे उनको जो भी बहुमूल्य चीज़ें लगेंगी, वो दूसरा पराजित करने वाला राजा अपने साथ ले जाएगा। और हम देखते हैं कि नवीं सदी में श्रीमरवल्लभ कौन, पांड्य राजा। नवीं सदी में जो श्रीमरवल्लभ हैं, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अब श्रीलंका का वहाँ का तब राजा कौन था, सेन प्रथम। मतलब श्रीमरवल्लभ ने सेन प्रथम पर आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया, पराजित। और सेन प्रथम की टाइमिंग क्या दी गई, 831 से 851। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में डेट्स मेंशन होती हैं और फिर जब एग्जाम्स में पूछी जाती है तो हमें लगता है यार कितने वंश के लोगों की हम डेट याद कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो सेन प्रथम ये श्रीलंका के राजा हैं, इन पर श्रीमरवल्लभ पांड्य राजा ने आक्रमण किया और इन्हें पराजित किया। और जब इन्हें पराजित किया तो धम्मकीर्ति नामक एक बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार हैं, वो क्या लिखते हैं, किसके बारे में, श्रीमरवल्लभ के बारे में लिखते हैं। सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी जाने वाली सोने की प्रतिमाओं, इन सबको क्या कर ले गया था, श्रीमरवल्लभ ले गया था। मतलब इसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर राजा ने किसी जगह को पराजित किया है तो वहाँ की जो भी धार्मिक आस्थाओं वाली चीज़ें हैं उनको भी वो उठाकर ले जाते थे। अब क्या हुआ, सेन प्रथम पर तो आक्रमण कर दिया, पराजित हो गए, लेकिन अब वहाँ के लोगों में गुस्सा होगा ना कि हमारे बुद्ध की मूर्ति ले गए हैं, तो सेन द्वितीय जो होते हैं वो मदुरई पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि पांड्यों की क्या है, राजधानी। और आक्रमण करने की एक मेन वजह ये भी बताई जाती है कि इन्होंने जब आक्रमण किया तो बुद्ध की जो मूर्ति जो ले आया था श्रीमरवल्लभ पांड्य, उनको ढूंढ निकालने का प्रयास किया। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, नवीं सदी की बातें हैं, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आगे हम लोग आएंगे 11वीं सदी की बात करते हैं। 11वीं सदी में हम एक बात देखते हैं, राजेंद्र प्रथम। सेम ऐसा ही इंसिडेंट देखते हैं कि जब राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ, अपनी राजधानी में करवाया था, ठीक है, राजधानी कौन सी, तंजावुर। तंजावुर में जब शिव मंदिर का निर्माण करवाया
तो इन्होंने पराजित शासकों के से जो मूर्तियां जब्त करी थी उससे इस मंदिर को भर दिया था। और कौन कौन से पराजित शासक और उनसे कौन कौन सी मूर्तियां, इनसे कई बार क्वेश्चन बना है। तो चालुक्यों से उन्होंने एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा मूर्तियां प्राप्त की। पूर्वी चालुक्यों से एक नंदी की मूर्ति, कलिंग से भैरव भैरवी की प्रतिमा और पाल शासकों से पराजित किया था जो बंगाल में शासन करते थे, उनसे काली की मूर्ति ये प्राप्त की थी। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट बताया जाता है गजनी का सुल्तान महमूद, ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन है। और इसने जब आक्रमण किया, ठीक, जब भारतीय उपमहाद्वीप पर कितनी बार आक्रमण किया, पहले बात तो ध्यान रखना, 17 बार, 1000 से 1025 ईस्वी के मध्य में। और इसका बहुत फेमस आक्रमण है गुजरात के सोमनाथ मंदिर का। और जब यहाँ से लूट कर खूब सारा धन संपदा ये ले गया, तो इसने लूट के धन का काफ़ी सारा इस्तेमाल अपनी राजधानी के निर्माण में किया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बात करेंगे बाग के बारे में, ठीक। बाबर की रुचि इसका खाका तैयार करने में, बनवाने में काफ़ी थी, ठीक है। ये बात उसने अपनी आत्मकथा में भी कही है, ठीक। अब ये जो बाग है, ये बाग दीवारों से घिरे रहते थे, मतलब दीवार चारों तरफ और इन दीवारों से घिरे हुए बाग, तथा कृत्रिम नहरें बनी होती थी। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता था, इसलिए इन्हें 4 बाग कहते थे। 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे, ठीक। 4 बाग बनाने की परंपरा स्टार्ट कब हुई, तो हम देखते हैं अकबर के समय। और सर्वाधिक सुंदर 4 बाग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ दिया गया है कि मुगल 4 बागों की ही बात करी गई है कि हुमायूं के मकबरे का 4 बाग जो है दिल्ली में, पहली बात तो हुमायूं का मकबरा ध्यान रखना कहाँ है, दिल्ली में। और 1562 से 71 के मध्य बनाया गया, ठीक है, अकबर के समय में 1562 से 71 के मध्य। और ये देखिए 4 बाग शैली का यहाँ भी इस्तेमाल हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग, ये 1620 से 1634 के बीच में हम देखते हैं, 1620 से 1634 के बीच में, ये देखिए ये, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लाल महल बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, 1637। ये कौन सा किसका काल है 1637, तो ये है शाहजहां का काल, क्योंकि 1605 तक तो अकबर का शासनकाल रहा, 1627 तक जहांगीर तक का, और 1627 से 1657 तक किसका रहा है, तो शाहजहां का, ठीक। तो ये देखिए ये लाल महल बारी में 4 बाग ये दिया हुआ है। आगे अकबर की बात करते हैं, तो अकबर के समय कई सारे वास्तुकलात्मक हम नवाचार भी पाते हैं, वास्तुकला में नवाचार देखते हैं, इनोवेशन देखते हैं। और ये इनोवेशन हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो तैमूर, मतलब इन इनोवेशन की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी, तो तैमूर के मकबरों से, ठीक है। तो अकबर के समय हम ये देखते हैं जैसे कि केंद्रीय गुंबद, ये बात कही गई कि जो केंद्रीय गुंबद ये आप देख रहे हैं, ये हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम हम देखते हैं और ये बहुत ऊंचा है, ये बात बताई गई है। जो केंद्रीय गुंबद है काफ़ी ऊंचा है और ये हुमायूं के मकबरे में हम सबसे पहले देखते हैं। और मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिनको हम क्या कहते हैं, पिस्तक, ठीक। ये भी वास्तुकलात्मक नवाचार हम अकबर के समय से ही देखते हैं, मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्तक। कई बार पूछा जाता है कि पिस्तक क्या है, तो मेहराबदार प्रवेश द्वार जो होते थे, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, पिस्तक। अब हुमायूं के मकबरे का काल भी ध्यान रखना है, 1562 से 71 के मध्य, ठीक। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का काल जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। और अगर हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल जहांगीर का काल माना जाता है। और शाहजहां के काल में जो दिल्ली है और जो आगरा है, यहाँ पर काफ़ी निर्माण कार्य हुए। और इन्हीं में जो हम बात करें दीवाने आम और दीवाने खास,
जो आगरा के किले की बात करें तो आगरा के किले का निर्माण तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, निर्माण अकबर ने करवाया। किंतु अगर हम आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास की बात करें तो उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और ये दोनों ही एक विशाल आंगन में स्थित थे और ये दोनों ही दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। अब ये जो दीवाने आम है ये आम लोगों का सभा कक्ष था, मतलब इसमें आम जनता की फरियादें सुनी जाती थी, उनके साथ सभा होती थी। और जो दीवाने खास है इसमें जो स्पेशल लोग हैं जैसे मंत्री वगैरह, इनकी मीटिंग जो है शाहजहां के साथ में, ठीक है, इनके साथ में होती थी। मतलब ये व्यक्तिगत सभा कक्ष था और आम लोगों का सभा कक्ष जो होता था वो दीवाने आम कहा जाता था। इससे दीवाने आम सभा कक्ष जो था इससे ये भी पता चलता था कि न्याय करते समय जो ये राजा हैं, ठीक है, मुगल सम्राट हैं, ये सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, ये बात पता चलती है। आगे क्या कहा जा रहा है? कई बार पूछा जाता है कि चिहिल सुतुन का मतलब क्या है, तो 40 खम्भों का सभा भवन। ठीक, अच्छा एक बात और बताई जा रही है कि ये जो दीवाने आम दीवाने खास होते थे, मतलब ये जो सभा भवन थे, ठीक, ये शाहजहां के काल में इस तरीके से बनाए गए थे जो मस्जिद की तरह थे, मतलब मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। और जो सिंहासन था, आपको पता होगा कि इन्हीं दरबार के पीछे जो शाहजहां का जो एक कहते नहीं, आपने सुना होगा कई बार, जो नादिर शाह जब आक्रमण किया था तो वो ले गया था। हाँ, तो इन्हीं सभा भवन के पीछे जो शाहजहां है उसका तख्ते ताउस था, शाहजहां का तख्ते ताउस था, जिसे नादिर शाह हम देखते हैं बाद में 1739 में उठा करके ले जाता है अपने साथ। तो उसी की बात यहाँ पर कही जा रही कि जो सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था शाहजहां के समय, जो सिंहासन है जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। मतलब उस मंच को क्या कहते थे हम लोग? जिस मंच में सिंहासन रखा रहता था उसको हम बोलते थे किबला। और जबकि किबला जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि मुसलमानों की जो दिशा होती है प्रार्थना करने की, उसको वो लोग किबला कहते हैं। तो और जब सभा चलती थी तो हर व्यक्ति इस किबला की तरफ, मतलब शाहजहां के मंच की तरफ मुंह करके बैठता था। अच्छा, इस तरीके का किबला वर्ड देना, दूसरी बात ये मस्जिद से मिलते जुलते बनवाना ये सभा भवन, इससे प्रायः ये दिखाने की कोशिश होती थी कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस बात का इशारा इन वास्तुकलात्मक शैलियों के माध्यम से किया जाता था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात यहाँ पर पित्रा-दूरा की हो रही है। पित्रा-दूरा एक्चुअली है क्या? तो ये है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा जो बलुआ पत्थर होते हैं उन पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए हुए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। कई बार आप अगर जाएंगे ना हिस्टोरिकल प्लेसेस पे तो आप ये देखेंगे, ये मुगल हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने भी देखा था, तो जब आगरा के किले में मैंने देखा था तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये संगमरमर पर ये जो ये आपको दिख रहे हैं, ये ठोस जो रत्न वगैरह होते हैं इन पर दबाकर, पत्थरों पर दबाकर ये बनाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पित्रा-दूरा। ठीक है, तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर जो होते हैं, ठोस पत्थर, उनको दबाकर मतलब ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, सुंदर भी काफ़ी लग रहे हैं। तो लिखा है शाहजहां का जो सिंहासन है इसके पीछे पित्रा-दूरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई थी। ठीक है, शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें यूनानी देवता जो आर्फियस हैं, ध्यान रखना है, यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और ऐसा माना जाता था कि जो आर्फियस जो है इनका संगीत है, इससे सुनकर मतलब खूब आक्रामक अगर जानवर भी है तो वो भी शांत हो जाता है। तो ये बात कही गई थी। शाहजहां के बारे में एक और बात यहाँ पर कही जा रही है कि शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्यवाद धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। ठीक है, तो एक ये बात कही गई है। आगे देखेंगे, शाहजहां की जो आरंभिक राजधानी थी हमने देखा ही आगरा थी। ठीक, और बाद में जो
दिल्ली में ही एक शाहजहानाबाद, ठीक, शाहजहानाबाद एक शहर बसाया था दिल्ली के अंदर ही, वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। ये शाहजहानाबाद शहर की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, शाहजहाँ की जो आरंभिक राजधानी थी वो आगरा थी, हमने देख लिया। नदी तट बाग की बात यहाँ पर कही जा रही। अब नदी तट बाग जो है ये चार बाग का एक टाइप है, ठीक है। लेकिन चार बाग में क्या होता था कि आपको इस तरीके से ये चार दीवारों के बीच में यहाँ पर नहरों से विभाजित कर दिएगा और यहाँ मेन इमारत होती थी। लेकिन जो नदी तट बाग है वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर के नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। मतलब यहाँ पर अगर ये बाग है तो इसके किनारे पर बिल्कुल स्थित यहाँ पर होगा और यहाँ पर कहीं कोई नदी जा रही होगी, ठीक। जैसा कि हम लोग ताजमहल का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है और नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। मतलब ताजमहल जो है इसके दक्षिण में हम ये बाग देखते हैं, चार बाग जो देखते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है एक एग्ज़ाम में। और ताजमहल जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया, सन ध्यान रखना है 1643, ठीक है। अच्छा, ये शाहजहानाबाद जो शहर की बात हो रही है ये यहाँ पर ये नदी के किनारे शाहजहानाबाद शहर में एक शाही महल का निर्माण नदी तट पर करवाया था। अच्छा, एक बात और भी बता रही है कि ये जो नदी है यमुना नदी, इसके किनारे जो है वो अभिजात वर्ग ही रह सकते थे, बड़े लोग मतलब ऐसे कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता था नदी के किनारे, ठीक है। मतलब जो अन्य लोग सामान्य लोग होते थे वो यमुना से दूर ही घर बनवाते थे क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं थी कि नदी के किनारे वो रहें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 8वीं से 18वीं सदी के बारे में। एक बात कही गई है कि इस सदी में हम एक चीज़ पाते हैं कि एक क्षेत्र की जो परंपराएं हैं वो दूसरे क्षेत्रों में अपनाई गई। ये एक्चुअली इस सदी में ही क्या ये बात असलियत है कि जब कभी भी आवागमन इधर से उधर होगा तो एक क्षेत्रीय परंपराएं जरूर दूसरी जगह जाएंगी। तो उन्हीं की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे विजयनगर में बात करें तो विजयनगर में जो राजाओं की गजशालाएँ थी, गजशालाएँ, वहाँ पर बीजापुर व गोलकुंडा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव हम पाते हैं। मतलब विजयनगर, क्योंकि विजयनगर के पास में ही बीजापुर व गोलकुंडा थे, तो बीजापुर व गोलकुंडा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव हम कहाँ पा रहे हैं? विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर। आगे यहीं पर कहा गया है कि वृंदावन के जो मंदिरों की शैली है, वृंदावन के जो मंदिरों की शैली है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट सब ध्यान रखने, कई बार आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो ध्यान रखने कि वृंदावन के मंदिरों की जो शैली है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। क्योंकि आपको पता होगा कि आगरा मथुरा पास में है, आगरा में ही फतेहपुर सीकरी पड़ता है और मथुरा में वृंदावन। आगे देखेंगे फतेहपुर सीकरी की जो कई इमारतें हैं इन पर गुजरात व मालवा की वास्तुशैली का प्रभाव है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुशैली का प्रभाव है। और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो, लिखा है ये फतेहपुर सीकरी का कौन सा महल है? जोधाबाई महल। इसमें छत के विस्तार को ये संभालते जो अलंकृत स्तंभ है, ठीक है, ये गुजरात की वास्तुकलात्मक शैली से प्रभावित है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि बंगाल में जो स्थानीय शासक थे इन्होंने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। जो छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली जो छत थी उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया? बांग्ला गुंबद। और ये बांग्ला गुंबद जो है मुगलों को इतना पसंद आया कि मुगलों ने इन्हें अपनी वास्तुकला में प्रयोग किया था, बांग्ला गुंबद का। तो ध्यान रखना है। आगे गोविंद देव मंदिर की बात कही जा रही। कहाँ है गोविंद देव मंदिर? 1590 ईस्वी में बनवाया गया और वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कही जा रही है कि 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों से इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। मतलब 2 प्रतिच्छेदी दीवारों से, ये आप देख पा रहे हो, ये 2 प्रतिच्छेदी मेहराब हैं, देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनसे जो ऊंची भीतरी छत है इसका निर्माण किया गया था।
और ये जो कला है, ये जो शैली है, ये उत्तर पूर्वी ईरान जिसे हम खुरासान भी कह सकते हैं, इससे यह शैली आई थी, ये वाली जो दिख रही है। और इसका प्रयोग फतेहपुर सीकरी में भी किया गया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 2 जो प्रतिच्छेदी मेहराब है, इनसे जो ऊंची भीतरी छत है, इसका निर्माण किया गया। और ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलती, कहाँ से ये आई है, तो उत्तर पूर्वी ईरान या खुरासान से, और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना है सारी बातें। आगे हम लोग आएंगे, आसमान छूते चर्च की बात हो रही है, और यहाँ पर गोथिक शैली की बात हो रही है कि गोथिक शैली क्या है। तो ये बताया जा रहा है कि 12वीं सदी में फ्रांस में जो आरंभिक भवन है, इनकी तुलना में काफ़ी ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण, मतलब काफ़ी ऊंचे व हल्के चर्च बनाए गए। और वास्तुकला की यह शैली क्या कही गई, गोथिक शैली। ठीक है। अन्य विशिष्टताएं गोथिक शैली की बताई गई, ध्यान रखना है। नुकीले ऊंचे मेहराब, ठीक है। रंगीन कांच का प्रयोग होता था। अब रंगीन कांच का प्रयोग जो होता था, इनमें प्रायः बाइबिल के दृश्यों का चित्रण होता था। उड़ते हुए पुस्ते और ऊंची मीनारें व घंटी वाले बुर्ज, ये बाद में चर्च से जुड़े थे। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, किसके बारे में, हमें ये गोथिक शैली के बारे में। ठीक है। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है पेरिस का नोटेड्रम चर्च, जो ये बना हुआ है। अच्छा, एक और बात बताई गई थी जो अभी हमने देखी थी, यमुना नदी वाला, नदी तट बाग वाला सारा समझा था। और ये लिखा है, आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के महल, मतलब जो उच्च वर्ग है उनके ही महल स्थित हैं। तो ये बात हम पहले ही डिस्कस हालांकि कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम चैप्टर देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।